हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं और आज की क्लास में समावता को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डीएल नामकरण पढ़ लिया था कि डीएल नामकरण जो होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रकाशिक समावयव का नाम लिखना सीख रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रकाशिक समावयव का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो नाम लिखने के कितने तरीके बताए, 2 तरीके मैंने आपको नाम लिखने के बताए हुए हैं। पहला डीएल नामकरण, तो डीएल नामकरण जो होता है उसको हम निरपेक्ष सापेक्ष विन्यास बोलते हैं, ठीक है। सापेक्ष विन्यास एक डी हो जाएगा तो उसके सापेक्ष दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और डीएल नामकरण किसके लिए काम में लेते हैं, तो डीएल नामकरण बेसिकली काम में लेते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के लिए हम डीएल नामकरण काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ डीएल नामकरण की बात कल हमने कर ली थी, आज नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं भाई RS नामकरण। ठीक है, तो RS नामकरण हम देखने वाले हैं। तो RS नामकरण में ये हम कैसे करेंगे, जैसे अपने ज्यामितीय समावयव का नाम लिखना सीखा था, तो ज्यामितीय समावयव में सिस ट्रांस हो गया, सिन और एंटी हो गया, ई और जेड हो गया, वैसे ही प्रकाशिक समावयव में एक तो डी होगा, एक एल होगा या फिर आर या एस होगा, ठीक है ना। तो RS नामकरण करने जा रहे हैं और RS नामकरण अलग अलग फॉर्मूले में अपन ने देखो, एक तो फीसर फॉर्मूला देखा, एक अपन ने वेज डैश फॉर्मूला देखा। तो RS नामकरण अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि रूल एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, है ना, और मेथड जो है वो एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो RS नामकरण में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो वेज डैश फॉर्मूला है, वेज डैश सूत्र में RS नामकरण, ठीक है, कि भाई वेज डैश सूत्र में हम क्या करने वाले हैं, RS नामकरण करने वाले हैं। तो वेज डैश सूत्र में RS नामकरण कैसे करेंगे, इसके लिए आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे पहले मैं वेज डैश सूत्र बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे अपने पास ये कोई वेज डैश सूत्र है, आपको जो है वो यहाँ एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जब भी इसमें नाम लिखेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, उसके बाद हम RS नामकरण करेंगे। देखना ज़रा मेथड क्या है, ये सीख लेते हैं पहले, है ना। ये हमारे पास कोई वेज डैश सूत्र है, इसका मतलब आप पहले समझ चुके हो, हमने पहले ये पढ़ लिया है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर जुड़ा है A, यहाँ जुड़ा है B, यहाँ जुड़ा है C और यहाँ जुड़ा है D, ठीक है ना। ऐसा कोई अपने पास वेज डैश सूत्र है, इसका मतलब ये है कि जहाँ मैंने नॉर्मल लाइन बना रखी है, ये दोनों समूह तो तल में है, ये वाला तल के ऊपर की तरफ है, ये वाला तल के पीछे की तरफ है, क्योंकि वेज डैश सूत्र जो होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तो तल के पीछे की तरफ, ये वाला तल के सामने की तरफ, ये दोनों सूत्र, ये दोनों जो है वो बॉन्ड तल में है, ठीक है। ऐसा सिस्टम अपने पास होता है। तो अब इसमें ध्यान देना कि सबसे पहले आपको इसमें RS बताने के लिए आपको पहला पॉइंट जो चेक करना है ना, वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, CIP नियम अनुसार, CIP नियम अनुसार जुड़े हुए चारों समूहों को प्रायिकता देते हैं, ठीक है, प्रायिकता या वरीयता देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना, वरीयता देनी है। ये जो चारों समूह जुड़े हैं इनको वरीयता देनी है, और वरीयता देने का रूल क्या होगा, वरीयता कैसे देंगे, तो वरीयता देने का तरीका होगा CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको वरीयता देनी है ना। CIP रूल क्या कहता था, याद करो वो दिन जब मैंने आपको CIP रूल बताया था। CIP रूल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा काम है कि भाई ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज़्यादा वरीयता देनी है, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसकी वरीयता ज़्यादा होगी, और अगर जुड़ा हुआ पहला परमाणु समान आ जाए तो अगला परमाणु चेक करो, ठीक है ना। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग वरीयता देनी है। मान लो यहाँ पर मैं वरीयता देता हूँ, सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D। मान लो ये वरीयता का क्रम आ गया ना, ये वरीयता का क्रम, ठीक है, ये हमारे पास वरीयता का क्रम आ गया। बड़ी ध्यान से देखना है इसको। 1 नंबर किसको दिया, A को, 2 नंबर B को, 3 नंबर C को, है ना,
और 4 नंबर किसको, डी को। ठीक है ना, ये वरीयता अपन ने CIP रूल के अकॉर्डिंग वरीयता दे दी। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका ये है कि भाई वरीयता देने के बाद में चेक करो कि न्यूनतम वरीयता वाला समूह डैश लाइन पर होना चाहिए। कि न्यूनतम वरीयता वाला समूह कहाँ होना चाहिए भाई, डैश लाइन पर होना चाहिए। यह न्यूनतम वरीयता वाला समूह है और ये कहाँ होना चाहिए, डैश लाइन पर। अब चेक करें कि क्या न्यूनतम वरीयता वाला समूह डैश लाइन पर है या नहीं है। न्यूनतम वरीयता वाला कौन सा है, डी है, तो डी डैश लाइन पर आ रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि जो डी है वो डैश लाइन पर नहीं होगा, या न्यूनतम वरीयता वाला समूह जो है वो कई बार डैश लाइन पर नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या करना है, तो ये ठीक है कि अगर डैश लाइन पर हो तब तो ठीक है। यदि यह डैश लाइन पर नहीं है, यदि यह डैश लाइन पर नहीं है, ठीक है, यदि यह डैश लाइन पर नहीं है तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इसे डैश लाइन पर लेकर आना है। तो भाई आपको क्या करना है, इसको डैश लाइन पर लेके आना है। और डैश लाइन पर कैसे लेके आएंगे, सम संख्या में स्विच द्वारा, सम संख्या में स्विच द्वारा आपको सम संख्या में स्विच करवाना है। और सम संख्या में स्विच करवाओगे तो ये डैश लाइन पर आ जाएगा। यहाँ स्विच जो वर्ड है इसका मतलब क्या है भाई, स्विच वर्ड का, ये मैं आगे बार बार काम में लूंगा स्विच वर्ड, तो स्विच वर्ड का मतलब होगा समूहों का अंतर परिवर्तन। क्या मतलब होगा, समूहों का अंतर परिवर्तन। दो समूह है उनको आपस में क्या कर दो भाई, बदल दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विच करवाना। टेक्निकल टर्म में इसी को क्या बोलते हैं, स्विच करवाना बोलते हैं। तो देखना ज़रा ध्यान से कि जैसे मान लो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी होती, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से देखना आप। ये ए, ये बी, ये सी, स्विच कैसे करवाते हैं भाई, है ना, और ये हो गया भाई अपने पास डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, वरीयता रूल जो है वो अपना CIP नियम, उसके अकॉर्डिंग इनको वरीयता दे दी। तो सबसे ज़्यादा वरीयता 1 नंबर, फिर 2 नंबर बी को, 3 नंबर सी को, और 4 नंबर किसको दूं, डी को। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि जो न्यूनतम वरीयता वाला है वो डैश लाइन पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो लेकर आओ। तो न्यूनतम वरीयता वाला डैश पर है क्या, नहीं है। न्यूनतम वरीयता वाला डी जो है वो कहाँ है भाई, वेज पर है, इसको डैश पर लेके आना है। तो डैश पर लेके आने के लिए क्या करना है, आपको सम संख्या में स्विच करवाना है। अब सम संख्या में स्विच का मतलब क्या हो गया है, स्विच का मतलब क्या है ये समझना ध्यान से। तो सम संख्या में स्विच का मतलब है आपको समूहों को आपस में बदलना है ना। और सम संख्या में मतलब या तो 2 बार बदलो, या 4 बार आपस में बदलो, या 6 बार, या 8 बार, 10 बार, ऐसे सम संख्या में समूहों को आपस में अंतर परिवर्तित कर देना है, घुमा देना है, तो उसको बोलेंगे सम स्विच। क्लियर है बात, क्या सम संख्या में समूहों को आपस में अंतर परिवर्तित कर दो तो वो सम स्विच। अगर 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार ऐसे अगर अंतर परिवर्तित करोगे तो वो विषम स्विच होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी भी यौगिक में हम सम स्विच करवाते हैं तो उसका विन्यास कभी भी नहीं बदलता है। सम स्विच करवाएंगे ना तो विन्यास नहीं बदलेगा। आर का अगर ये वाला आर है तो सम स्विच करवाने के बाद में भी वो आर ही रहेगा। और अगर विषम स्विच करवा देंगे तो ये आर है तो वो क्या हो जाएगा, एस, ये एस है तो वो क्या हो जाएगा, आर। अगर विषम स्विच करवाते हैं ना तो विन्यास बदल जाता है, सम स्विच करवाते हैं तो विन्यास नहीं बदलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको चेक करते हैं। अब स्विच कैसे करवाना है, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमारा न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ जाए, डैश पर आ जाए, यानी डी जो है वो यहाँ आ जाए, बी की जगह आ जाए, यही तो चाहते हो, है ना। कि स्विच कैसे, मैंने कहा कि स्विच का मतलब अंतर परिवर्तन है, तो अंतर परिवर्तन करवाना कैसे है, तो आपको यूँ सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि डी यहाँ आ जाए बी की जगह। तो एक काम करो, इन दोनों को बदल दो, आपस में अंतर परिवर्तित कर दो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, देखना ज़रा। ये ए, ये सी, या एक बार जो है वो इनको नहीं बनाते हैं भाई, ऐसा ही तो है अपने पास, बीच में कार्बन है और 4 समूह इस पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को वो ये ग्रुप लगाने हैं, तो एक बार तो इन दोनों को आपस में बदल दो। तो बदल दिया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ डी आ गया। ठीक है, ये तो एक बार अंतर परिवर्तन हुआ, एक ही बार तो चेंज किया है। कम से कम कितनी बार करना है, 2 बार। अब
एक बार इनको बदल दिया, डी को आप डैश पर लेके आना चाहते थे, अब बच गए अपने पास ए, सी और बी। अब बाकी दोनों समूह को आप कैसे भी बदल सकते हो, है ना। अब जो है वो बाकी के जो भी समूह बचे हैं 2 बार अंतर परिवर्तित करना है। एक बार तो आप किन दोनों को बदल दो, एक बार तो क्योंकि डी को मेरे को बी की जगह लेके आना है, तो एक बार तो इन दोनों को बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी जो 3 बच गए, एक बार स्विच हुआ है ये, तो अब बाकी एक बार और करवाना है। इन तीनों को आप आपस में कैसे भी बदल दो, चाहे इन दोनों को आपस में बदल दो, चाहे इन दोनों को आपस में बदल दो, चाहे बी और सी को आपस में बदल दो, कैसे भी बदल दो वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो एक बार तो मैंने बदल दिया इन दोनों को, अब मैं एक बार इन दोनों को बदल देता हूं। ये तरीका सबसे आसान रहेगा, ये सी और ये ए, ये यहां से यहां आने पर मैंने 2 बार स्विच करवा दिया भाई, 2 बार स्विच, ठीक है। 2 बार स्विच का मतलब आपने समूह को 2 बार अंतर परिवर्तित करवा दिया। कौन कौन से समूह को अंतर परिवर्तित करवाया है, तो इन दोनों को एक बार बदल दिया और इन दोनों को एक बार बदल दिया, ठीक है। इन दोनों को एक बार और इन दोनों को एक बार, आपने 2 बार अंतर परिवर्तित कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 बार स्विच आपने इस पर करवाया है, समझिए बात को। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अब देखना जरा, स्विच करवाना मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। ये सबसे आसान तरीका, आप चाहते तो एक बार इन दोनों को अंतर परिवर्तित करवा देते, फिर एक बार इन दोनों को, है ना, या फिर एक बार इन दोनों को करवा दिया फिर इन दोनों को करवा दो, कैसे भी करवा सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि एक बार तो इन दोनों को करवा देंगे आपस में, और एक बार जो 2 बच गए उनको आपस में अंतर परिवर्तित करवा देंगे। कम से कम 2 बार स्विच आपको करवाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई न्यूनतम वरीयता वाला डैश पर होना चाहिए, नहीं है तो डैश पर लेके आओ सम संख्या में स्विच द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि अब आपको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 चलना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलना है। तो अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलने पर क्लॉकवाइज रोटेशन आए, क्लॉकवाइज रोटेशन आए, तब तो विन्यास होगा भाई आर। क्लियर है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलने पर क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो विन्यास कैसा रहेगा, आर। और अगर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 चलने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो विन्यास होगा एस, ठीक है ना। तो एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो विन्यास कैसा होगा, तो एस विन्यास होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ देखना ज़रा ध्यान से कि इसमें चेक करते हैं सबसे पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलते हैं, 1 से 2 चलना है। तो देखना ज़रा, 1 से 2 चले, फिर 2 से 3 और फिर 3 से वापस से घूमकर किधर आ गए, 4 की तरफ। कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, न्यूनतम वरीयता वाला यहीं पर है, इसमें स्विच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, डैश पर है, तो इसलिए स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्विच की ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी जहाँ पर न्यूनतम वरीयता वाला डैश पर ना हो, तो पहले उसको अपन को डैश पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसका विन्यास कैसा होगा, इसका विन्यास होगा भैया आर। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है इसलिए आर। इसको चेक करते हैं। अब इन दोनों में से इसको चेक करना है स्विच करवाने के बाद, जिसमें न्यूनतम वरीयता वाला डैश पर है उसको चेक करना है। देखो जरा, 1 नंबर किसको दिया, ए को, 2 नंबर दिया बी को, 3 नंबर दिया सी को और 4 नंबर दिया डी को। अब 1 से 2 जाना है। अब देखना ध्यान से, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 1 और 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, कि भाई 1 से 2 जाना है, तो सर 1 से 2 तो हम नीचे की तरफ से जा सकते हैं, 1 से 2 हम ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान ये रखना है, 1 से 2 जाओ तो आपको 4 की तरफ से जाना है, 3 की तरफ से नहीं जाना है ना। 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 3 जाना है। तो 1 से 2 चलने पर आपको 4 की तरफ से जा सकते हो, 3 की तरफ से नहीं जाना है। तो 1 से 2 4 की तरफ से जा सकते हो, 3 की तरफ से नहीं जाना है। और फिर 2 से 3, फिर 3 से वापस से 4, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा, आर। अगर इसका विन्यास आर है ना, तो ये भी आर ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, वैज डैश सूत्र में आर एस नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पूछेगा, कुछ कंपाउंड्स देगा, उनमें पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा आर है और इनमें से कौन सा एस है। सिंपल सा काम है ना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, आपको चेक करने हैं, है ना। देखिए ज़रा कि भाई इनमें से कौन सा आर होगा और कौन सा एस होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो देखें, इसको नोट कर ले पहले, वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है ना।
और साथ साथ इसको समझते जाए भाई, समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। देखो देखना ज़रा, है ना, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको करने हैं, चेक करो देखे कैसे ये आर होगा कि एस होगा, बस रूल लगाते जाओ और रूल अप्लाई करके चेक करें। जो रूल तरीका मैंने आपको बताया ना, वो तरीका लगाएं और देखें। बहुत ही सिंपल सा काम है, आप आसानी से कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ आर एस हमें करना है कि कौन सा आर होगा कौन सा एस होगा, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है इसको चेक करते हैं, तो नंबरिंग या प्रायिकता जो वरीयता है वो चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दूँ भाई, वही तरीका CIP रूल कि ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज़्यादा वरीयता देनी है। तो NH2 और OH में परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का ज़्यादा 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर NH2 को, 3 नंबर CH3 को और 4 नंबर किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का है। अच्छा ये वाला आप कहोगे सर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, NH2 में नाइट्रोजन जुड़ा होता है। इसको आप चाहो तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, NH2 को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे बना दो चाहे NH2 को वैसे बना दो, एक ही बात है। तो 1 2 3 और ये 4, क्लियर। अब देखते हैं 1 से 2। अच्छा न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ होना चाहिए, डैश पर, क्योंकि डैश पर है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, डैश पर है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। 1 से 2 चलना है। 1 से 2 3 की तरफ से नहीं जा सकते क्योंकि 1 और 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 3 की तरफ से नहीं जाना है, 4 की तरफ से जा सकते हैं। तो कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो विन्यास कैसा हो गया, आर, क्लियर है। यहाँ चेक करते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 चलना, यहाँ पहले वरीयता चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन 1 नंबर है, 2 नंबर नाइट्रोजन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है वो यहाँ पर 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर, क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। 1 से 2 चलेंगे, तो 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो ये भी कैसा होगा, आर। यहाँ पर भी स्विच की ज़रूरत है क्या, नहीं भाई, स्विच करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि भाई ऑलरेडी न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, डैश पर है, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखना ज़रा, सबसे ज़्यादा प्रायिकता किसको दूँ, बोलो वरीयता OH की। क्यों, क्योंकि ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज़्यादा प्रायिकता। फिर 2 नंबर किसको दूँ, C2H5 को जाएगा। क्यों, क्योंकि C2H5 के आगे, कार्बन के आगे कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये लो, ये सिस्टम हो गया, क्लियर है। अब देखना क्या बताया हुआ है कि भाई न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ होना चाहिए, डैश पर। तो न्यूनतम वरीयता वाला कौन सा है, हाइड्रोजन। डैश पर है क्या, नहीं है, लेकर आए। कैसे लेके आएंगे, सम संख्या में स्विच करवा के बाद में लेके आएंगे। तो सम संख्या में स्विच करवाते हैं, देखना स्विच कैसे करवाएं, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को आप क्या चाहते हो कि H कहाँ जाए, OH की जगह आ जाए, है ना, ये तो चाहते हो। इन दोनों को एक बार स्विच करवा दो और आसानी ये रहे, आसान रहे, इसलिए इन दोनों को भी एक बार स्विच करवा दो। तो टोटल 2 बार स्विच करवाना है, करवाता हूँ। यहाँ तो आ जाएगा ऊपर ही ऊपर C2H5, यहाँ आ जाएगा भाई CH3, है ना, और फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH और यहाँ आ जाएगा भाई H, ठीक है। ये लॉजिक करवा दिया। अब वापस से प्रायिकता चेक करते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चेक करें, यही आएगी वरीयता, है ना। तो 1 से 2 चलना है, 2 से 3, 3 से 4, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, आर हो गया, क्लियर है बात। फिर यहाँ चेक करते हैं, वापस से देखते हैं,
ज़रा वरीयता दे, सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। ठीक है, न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए। न्यूनतम वरीयता वाला कौन सा है भाई, फ्लोरीन है। तो आप क्या चाहते हो कि फ्लोरीन को कहाँ लेके आए, क्लोरीन की जगह, इन दोनों को स्विच करवा दो और बाकी एक बार इन दोनों को स्विच करवा दो। तो इसमें 2 बार स्विच करवाऊंगा, तो 2 बार स्विच करवाऊंगा तो ये वाली कंडीशन आएगी। ये लो जी, 2 बार स्विच करवा दिया मैंने, है ना। तो इन दोनों को एक बार स्विच करवा दिया, तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन और यहाँ ब्रोमीन। बोलो 1 नंबर किसको दूँ, 1 नंबर वही आयोडीन को ही जाएगा, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर किसको, क्लोरीन को और 4 नंबर फ्लोरीन को। 1 से 2 चलना है, ठीक है ना। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो देखो कैसा रोटेशन आया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आए तो अब ये कैसा होगा, एस होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर वैज डैश सूत्र आपको दे रखा है ना, तो वैज डैश सूत्र में आरएस नाम लिखने का, आरएस नामकरण करने का ये तरीका होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा ही मेथड, 2 फॉर्मूले होंगे अपने पास, आपको ज़्यादातर 2 तरीके के सूत्र देगा, एक तो वैज डैश देगा, एक आपको देगा फिशर सूत्र, ठीक है ना। तो ये 2 सूत्र आपको देगा और इन दोनों में आरएस नामकरण पूछ सकता है। तो वैज डैश में तो देख लिया, अब हम बात करेंगे फिशर सूत्र की। तो देखें फिशर सूत्र में आरएस नामकरण कैसे करते हैं। देखना, फिशर सूत्र में आरएस नामकरण। देखें कि भाई फिशर सूत्र जो होता है वहां आरएस नामकरण के लिए आपको क्या करना है। ये फिशर सूत्र है, ठीक है। अब फिशर सूत्र में आरएस नामकरण करना है, रूल वही क्या, सबसे पहले आपको वरीयता देनी है। सर्वप्रथम CIP नियमानुसार वरीयता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, CIP रूल के अकॉर्डिंग वरीयता देनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लो वरीयता का क्रम ये आया, वरीयता का क्रम A B C D, ये वरीयता का क्रम आ गया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वरीयता किसको मिली, 1 नंबर 1 को, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पर भी वही पॉइंट लगाने हैं सारे, ठीक है ना, कि ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज़्यादा वरीयता देनी है। तो पहला हो गया वरीयता देनी। दूसरा जो मेथड है, अब आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें 2 तरीके की लाइन है, एक तो ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन है ना। तो आपको ये चेक करना है कि यदि अधिकतम वरीयता वाला समूह, न्यूनतम वरीयता वाला समूह, न्यूनतम वरीयता वाला समूह जिसको सबसे लास्ट में वरीयता दे रहे हो, या 4 नंबर जिसको दे रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि न्यूनतम वरीयता वाला समूह वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है तो ठीक है, अगर न्यूनतम वरीयता वाला समूह वर्टिकल लाइन पर है तो क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 चल रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तब तो हो जाएगा R। क्लियर। और अगर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 चल रहे हैं और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा S। ठीक है, आपको यही चेक करना है, यहाँ आपको स्विच वगैरह नहीं करवाना है, केवल इतना चेक करना है कि न्यूनतम वरीयता वाला समूह जो है वो हॉरिजॉन्टल पर है या वर्टिकल पर है, केवल सिंपल सा काम है, इतना ही चेक करना है। फिर देखना ज़रा दूसरी कंडीशन कि भाई यदि
न्यूनतम वरीयता वाला समूह हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, लाइन पर हो तो ठीक है। तो इस केस में 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 चलने पर क्लॉकवाइज रोटेशन आए तब तो हो जाएगा तब तो हो जाएगा एस, इसका उल्टा, ठीक है ना। अगर वर्टिकल लाइन पर हो तब तो आपको ये वाला काम में लेना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज आए तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आए तो एस। यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज आए तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज आए, है ना, 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो काम में लेना आर। और यहाँ पर भी वो रूल ध्यान में रखना है कि अगर 1 और 2 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो तो 3 की तरफ से नहीं जाना है, 4 की तरफ से आप जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ चेक करते हैं, है ना, तो 1 से 2 जाना है तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 कैसा रोटेशन आ रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, वर्टिकल पर है। एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉक आए और न्यूनतम वरीयता वाला वर्टिकल पर हो तो ये वाली कंडीशन आएगी एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो ये कैसा हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर ये मान लो मैं आपको ऐसा देता, ठीक है, मैं आपको ऐसा देता तो देखो 1 नंबर इसको, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन आया है। न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है। ध्यान से, क्लॉकवाइज रोटेशन हो पहले न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर है और क्लॉकवाइज रोटेशन आया है तो एस, ये वाला भी भाई कैसा होगा, एस होगा, है ना। स्विच वाला फंडा यहाँ पर भी लग सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा करवाना नहीं है, मैं एक छोटी सी नॉलेज वाली चीज़ बता रहा हूँ कि हम जब भी सम स्विच करवाते हैं तो कभी भी विन्यास नहीं बदलता है। आर है तो आर का आर रहेगा, एस है तो एस का एस रहेगा। यहाँ देखना जरा भाई, ए तो अपनी जगह है, ए को हमने नहीं छेड़ा है, ठीक। हमने किन दो समूह को आपस में बदला है, सी और बी को एक बार बदल दिया तो सी ऊपर आ गया, बी यहाँ आ गया होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को एक बार बदल दिया तो डी यहाँ चला गया। और देखो जरा क्या किया है, इन दोनों को ध्यान से देखना कि कंडीशन ऐसी है, ये ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ सी है और यहाँ इसमें सी यहाँ है, तो मैंने सी और बी को एक बार बदला तो यहाँ सी आ गया, यहाँ बी आ गया और यहाँ डी आ गया। क्लियर है बात, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ध्यान से देखें, अच्छा यहाँ डी है और इसमें यहाँ पर बी है, ध्यान से देखो, है ना, कि नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पर बी है, इन दोनों को चेक करें, वाला बन गया। तो देखना जरा, मैंने क्या किया है, आपको इससे ये वाला बनाना है, ठीक है ना। कितनी बार स्विच करवाया है ये चेक करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि सम स्विच करवाएंगे तो कभी भी विन्यास नहीं बदलेगा, विषम स्विच करवाएंगे तो विन्यास बदल जाएगा। तो इसमें देखें कि इन दोनों को एक बार स्विच करवा दिया, है ना, यहाँ ए है, एक तो दोनों में कॉमन है ना। अब इसमें यहाँ सी है, यहाँ पर बी है, एक काम करता हूँ इन दोनों को एक बार स्विच करवा देता हूँ, एक बार स्विच करवा दिया, क्लियर है। तो सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, फिर एक बार इन दोनों को स्विच करवा देता हूँ। इन दोनों को जैसे ही स्विच करवाऊंगा तो बी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। चेक करो, देखिए इससे ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसका मतलब 2 बार स्विच, यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो 2 बार स्विच करवाना पड़ेगा और 2 बार स्विच करवाएंगे तो विन्यास नहीं बदलेगा। ये एस है तो ये भी एस ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना भाई, चेक करना है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल में आपको यही काम करना है, ठीक है ना। इसको तो मिटा रहा हूँ भाई। अच्छा, इसको नहीं मिटा रहा हूँ, एक बार आप जो है इसको देख देख के करें। चेक करें ये आर है कि एस है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक है भाई, देखो ज़रा इनमें से कौन सा आर होगा, कौन सा एस होगा, देखते हैं।
भाई सबसे पहले इस पर आते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि आर है या एस है। चेक करें भाई, सबसे ज़्यादा वरीयता किसको, OH को, फिर किसको आएगी C2H5 को, फिर CH3 को, और फिर 4 नंबर H को। वरीयता देना हम सीख चुके हैं ना, GI जब पढ़ी थी, GI का नामकरण जब किया था, वहाँ वरीयता देना हमने काफ़ी अच्छे से सीखा था। क्लियर है? अब देखना 1 से 2 चलना है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो भाई न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर हो, क्लॉकवाइज रोटेशन आए तो विन्यास कैसा, एस। इसका मतलब इसका विन्यास कैसा होगा, एस, है ना। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 से 2 चलेंगे, न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर है। यहाँ चेक करते हैं, 1 नंबर किसको, इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 1 से 2 चलना है, 1 और 2 दोनों आमने सामने आ गए, 3 की तरफ से नहीं जाना है, 4 की तरफ से जा सकते हैं। तो भाई ये क्लॉकवाइज रोटेशन आया। न्यूनतम वरीयता वाला वर्टिकल पर है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये देखो न्यूनतम वाला वर्टिकल पर है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका विन्यास कैसा होगा, ये विन्यास होगा आर। क्लियर है बात? यहाँ चेक करते हैं, तो 1 नंबर किसको, BR को, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है भाई, वर्टिकल पर है, क्लॉकवाइज रोटेशन भी है, तो विन्यास कैसा, आर। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसको जाएगा, 1 नंबर इसको, आयोडीन को, है ना, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर क्लोरीन को, और 4 नंबर इसको। 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया। और एंटी क्लॉकवाइज न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है भाई, इस पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो विन्यास कैसा होगा भाई, इसका आर होगा। क्लियर है बात? इस तरीके से हम आर और एस चेक करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये है भाई फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS नामकरण। कई बार 2 किरेल कार्बन दे देगा और दोनों किरेल कार्बन में आपको RS पूछ लेगा, वो भी एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट करें, अच्छे से समझे। तो पानी पी लेता हूँ। देखना ज़रा, मिटा रहा हूँ भाई। देखिए, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS नामकरण, ठीक है ना, ये काम हमें करना है। तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें 2 किरेल कार्बन है। ठीक है, ये है। अब यहाँ आपको जो है इसका RS नामकरण करना है कि कौन सा कार्बन R होगा, कौन सा S होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अगर किरेल कार्बन देखे तो एक तो ये वाला कार्बन भी किरेल है, ये भी किरेल है, दोनों कार्बन किरेल है ना। 1 नंबर किसको दूंगा, 1 नंबर। तो भाई 1 नंबर जो है वो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा आ जाए तो आपको इन दोनों किरेल कार्बन को अलग अलग मानना है। आप ये समझ के चलो कि ये अलग किरेल कार्बन है, ये अलग किरेल कार्बन है। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक तरफ इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वरीयता 1 नंबर इसकी जाएगी। अब देखना, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन है। इस कार्बन से आगे हाइड्रोजन है और इस कार्बन से आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा वरीयता किसकी जाएगी, नीचे वाले को 2 नंबर, फिर 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 से 2 चलना है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसा आ रहा है, 1 से 2, 2 से फिर 3 से वापस से घूम के 4, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन आए और न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो कैसा आएगा, S। विन्यास कैसा है भाई इसका, S। कि क्लॉकवाइज रोटेशन आए, न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो विन्यास कैसा आएगा, S आएगा। तो ऊपर वाला जो है वो कार्बन S है, नीचे वाले को भी सेम तरीके से ऐसे ट्रीट करना है। सबसे पहले 1 नंबर इसको। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से आगे हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे आगे ये कार्बन जुड़ा है, इससे आगे ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले को 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4। 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से
3, ऐसे चलेंगे। तो कैसा आ रहा है भाई इस बार? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला का है वो ही वर्टिकल लाइन पर है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर, तो विन्यास कैसा आएगा? आर। यानी ये वाला एस है, ये वाला आर है। इसका नाम लिखने के लिए बोल दे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्यूट, सारे सिंगल बोर्ड है तो ब्यूटेन। फिर कहाँ कहाँ है भाई अपने पास? 1 और 2 और 3 पर 2 OH है, तो 2 3 डाई ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब कई बार आपको ये भी लिख के दे सकता है, ब्यूटेन 2S 3R डाई ऑल, ये ऐसा लिख के दे दे तो इसका मतलब समझ जाना, 2 नंबर किरेल कार्बन का विन्यास तो S है, 3 नंबर का विन्यास कैसा है? R है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपको अगर एक से ज़्यादा किरेल कार्बन दे दे तो हर किरेल कार्बन को एक अलग किरेल कार्बन मानते हुए आपको उसकी नंबरिंग करनी होती है, ठीक है ना। ये है RS नामकरण। मैं 1-2 एग्जाम्पल इसके करवा देता हूँ, ठीक है ना। आप इनको समझे ध्यान से, आप खुद समझना भाई, खुद करो, देखे इसको। चेक करो कि कौन सा R होगा और कौन सा S होगा। ठीक है, देखें ज़रा, इन दोनों में हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है ना, आपको दोनों किरेल कार्बन को अलग अलग कार्बन मानना है, ठीक है। ऊपर वाले को चेक करते हैं। 1 नंबर किसको? ब्रोमीन को। 2 नंबर किसको? ये कार्बन जो है वो ऊपर की तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ से जो है वो ये वाला कार्बन आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। ये वाला कार्बन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि नीचे वाला कार्बन ऑक्सीजन से। 2 नंबर नीचे वाले को जाएगा, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 1 से 2, 2 से 3। कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो कैसा आएगा? S, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं। 1 नंबर OH को, 2 नंबर किसको दूंगा? ऊपर वाले को 2 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन आगे Br से जुड़ा है। 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। 1 से 2, 2 से 3। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये कैसा होगा? R। क्लियर है? यहाँ चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दूँ बोलो? 1 नंबर किसको? आयोडीन को, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर क्लोरीन को, और 4 नंबर जाएगा इस बार नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बन है, ये क्लोरीन है ना। तो ज़्यादा परमाणु क्रमांक को ज़्यादा वरीयता देनी है। 1 से 2 चलना है। अब 1 और 2 दोनों अपोजिट है, 3 की तरफ से नहीं जा सकते, 4 की तरफ से जा सकते हैं। तो कैसा आया भाई? 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, है ना। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। और न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है? वर्टिकल पर है ना। तो कैसा आएगा भाई? ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। जो रूल मैंने अभी आपको लिखाया है वो ध्यान में रखें। इसको चेक करते हैं। फिर 1 नंबर किसको जाएगा भाई? ब्रोमीन। फिर 2 नंबर जो है वो क्लोरीन, 3 नंबर फ्लोरीन, 4 नंबर ऊपर वाले को वापस से, क्योंकि ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, कार्बन का 6, ये कार्बन है तो इसका 6, ये फ्लोरीन का 9, तो ज़्यादा परमाणु क्रमांक को ज़्यादा वरीयता। 1 से 2 चलना है तो वापस से 4 की तरफ से जा सकते हैं, 3 की तरफ से नहीं जा सकते। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। देखो ज़रा, एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। न्यूनतम वरीयता वाला कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है, वर्टिकल लाइन पर है। तो न्यूनतम वरीयता वाला वर्टिकल पर हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, है ना। तो कंडीशन किसकी आ रही है? R की आ रही है या S की आ रही है? भाई S की आ रही है, तो ये वाला भी कैसा होगा? S होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? RS नामकरण करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो भाई ये है अपने पास RS नामकरण। बहुत ही सिंपल सा काम है, हमने नामकरण देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, वो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है बाकी अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक अपना बाकी है। देख लो, कुल त्रिविम समावयवियों
की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कुल त्रिविम समावयवियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर टोटल जितने भी है सारे ज्ञात करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो प्रकार की होती है, OI प्लस GI। तो ये हम जो करने जा रहे हैं इसमें OI प्लस GI दोनों शामिल होंगे। ठीक है ना भाई, OI भी शामिल होंगे और GI भी शामिल होंगे। ठीक है, अब जैसे GI में मैंने आपको टोटल GI निकालने के कुछ फॉर्मूले बताए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूले यहाँ पर काम में लेने। वहाँ N क्या था, वहाँ N था अपने पास एसिड डबल बॉन्ड की संख्या जो GI प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी टोटल GI सेंटर की संख्या। बस N जो है वो बदल जाएगा। यहाँ N क्या होगा, तो N यहाँ होगा टोटल GI, मतलब ऐसे टोटल ऐसे बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लस किरेल कार्बन। ठीक है, किरेल कार्बन, जितने भी किरेल कार्बन है वो चेक कर लो, स्टीरियो सेंटर वो चेक कर लो, और टोटल डबल बॉन्ड जो GI प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये N की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले यदि यौगिक असममित हो, यदि यौगिक असममित हो, ठीक है, तो टोटल OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऐसा ही कर देता हूँ, स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी 2 की पावर n, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल वही है। अभी n बराबर क्या है वो लिख दूंगा। फिर दूसरा, अच्छा यहाँ सममित असममित कैसे देखोगे, वो ही दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना। अगर दोनों तरफ से नाम समान आ जाए तो इसका मतलब सममित, असमान आ जाए तो असममित। फिर दूसरा है यदि यौगिक सममित हो। ठीक है, कि यदि यौगिक सममित हो तो दो कंडीशन आती है। पहला, यदि n का मान सम हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि n का मान विषम हो। ठीक है, यदि n का मान विषम हो, है ना, दो कंडीशन बताई थी वहां पर कि n का मान सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अगर n का मान सम है तो टोटल SI इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक है, और यहाँ पर p बराबर आ जाएगा n/2। यहाँ पर भी बिल्कुल यही फॉर्मूला काम में लेना है। टोटल SI इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और यहाँ पर p इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास n+1/2। ठीक है, तो भाई ये अपने पास यदि यौगिक सममित असममित कैसा है। अब n क्या है, तो यहाँ n मैं बता देता हूँ। n टोटल GI सेंटर, टोटल GI सेंटर प्लस टोटल OI सेंटर। ठीक है, यानी कुल आपको क्या करना है, ऐसे डबल बॉन्ड काउंट करने हैं जो GI प्रदर्शित कर रहे हैं, और कुल ऐसे किरेल कार्बन काउंट करने हैं जिनकी वजह से OI प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूले लगाने हैं और इनसे ही टोटल हमें क्या बताने हैं भाई, स्टीरियो आइसोमर, यानी इसमें GI भी आ गए, इसमें OI भी आ गए। एग्जाम्पल से हम इसको समझना चाहेंगे। आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि अपना जो कंपाउंड है ना वो सममित है कि असममित है। ठीक है, ये आप आसानी से चेक कर ही सकते हैं। देखें ज़रा, ठीक है भाई, ये है। अब भाई सबसे पहले आपको इसके पूछ लिए टोटल OI प्लस GI कितने बनेंगे, जो भी है ना। आपको जो है टोटल SI चेक करना है, तो टोटल
स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू, पहले सममित है या असममित है, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो, इधर से ब्रोमीन आएगा, इधर से ब्रोमीन नहीं है, असममित है, तो 2 की पावर n, और n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो n बराबर भाई ये वाला जो है वो एक अपने पास GI प्रदर्शित करेगा, फिर एक किरेल कार्बन ये हो गया, तो n का मान यहाँ पर हो गया कितना 2, और 2 की घात 2 कितना आएगा भाई, इसके टोटल 4 त्रिविम समावेवी बनेंगे। यहाँ चेक करते हैं सममित है कि असममित है। 1 2 2 पर ब्रोमो 3 पर डबल बॉन्ड, 1 2 2 पर ब्रोमो 3 पर डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से नाम समान आ रहा है, ये वाला सममित है, सममित है। n की वैल्यू चेक करते हैं, ये वाला कायरल है, इसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड GI शो करेगा, और ये भी क्या है, कायरल है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो n का मान कैसा आया, विषम, तो टोटल SI, टोटल SI तो क्या बताया 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और p बराबर आ जाएगा n+1/2, तो n का मान कितना है भाई, यहाँ पर n का मान है 3, तो 3 + 1 4, 4/2, p का मान कितना आया 2, ठीक है, 2 - 1 कितना आ जाएगा भाई, ये 2 की घात 1, यहाँ पर n का मान कितना है 3, 3 - 1, तो 3 - 1 2, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 कितना 4 + 2, इसके टोटल कितने बनेंगे, इसके टोटल 6 त्रिविम समावेवी बनेंगे, जिनमें OI भी शामिल है, जिनमें GI भी शामिल है। OI इन दोनों की वजह से OI, इसकी वजह से GI। यहाँ चेक करते हैं सममित है कि असममित है, सममित है भाई, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लो, समान आएगा, कैसा है, सममित है। n का मान, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, चारों कार्बन किरेल है, तो n का मान कितना है भाई, n का मान इसके लिए है 4, ठीक, तो सममित है, n का मान सम है, तो 2 की घात n-1 है ना, प्लस 2 की घात p-1, p का मान कितना है n/2, तो p का मान आएगा 2, तो 2 - 1, 2 की घात 3 प्लस यहाँ पर 2 की घात 1, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 और 2 की घात 1 10, इसके टोटल 10 त्रिविम समावेवी बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, तो ये असममित है, ये एक, फिर ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये वाला भी GI शो करेगा, तो टोटल n की वैल्यू 3, तो 2 की घात 3, टोटल कितने बनेंगे 8। इस तरीके से हमें क्या करना है, टोटल त्रिविम समावेवियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको ग्लूकोज के पूछ ले कि ग्लूकोज के कितने बनेंगे, तो याद करो कल मैंने आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताई थी, कैसी थी भाई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, कितने किरेल कार्बन बताए थे ग्लूकोज में, CHO H OH OH H H OH H OH और ये CH2OH, ये था ग्लूकोज, 1 2 3 4, 4 किरेल कार्बन थे। आपको पूछ लिया इसके टोटल कितने त्रिविम समावेवी बनेंगे, तो यहाँ पर 4 किरेल कार्बन है, असममित है, तो 2 की घात कितनी 4, कितने बनेंगे भाई 16 बनेंगे, ठीक है, इसके 16 बनेंगे। फ्रक्टोज में कितने बताए थे, फ्रक्टोज में किरेल कार्बन, भाई ये था ना फ्रक्टोज अपने पास, C+O CH2OH, ठीक है, यही तो था फ्रक्टोज, और OH H H OH H OH और ये CH2OH, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, 3 किरेल कार्बन है। असममित, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे, नंबरिंग असमान आएगी, अलग अलग नाम आएगा, 2 की घात 3 कितने बनेंगे 8 बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से कोई भी त्रिविम समावेवी दे दे, आप ऐसे क्या कर सकते हो, कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, इस तरीके से हम त्रिविम समावेवी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई अपने पास समावेवता जितनी भी है सारी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट इसमें 12th के भी इन्वॉल्व है जो अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें। और अब आपको क्या करना है कि भाई अपनी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो कुछ भी बच गया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले टिक करवा दिए, अब जो क्वेश्चन टिक नहीं करवाए ना वो करने, ये लो टिक करवा दिए। जो भी मैंने टिक नहीं करवाया है या अब तक आपने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया है तो वो कर लें, अच्छे से करें। कोई डाउट हो वो कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल, कल की क्लास केवल मॉड्यूल के लिए ही रहेगी, कल की क्लास में केवल मॉड्यूल सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर है बात। तो कल की क्लास केवल मॉड्यूल के लिए रहेगी, इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करें। तो यहाँ से हम मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।